सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक और कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज की कहानी का शीर्षक क्या है? किस यस, आपने सही समझा। आज मैं आपको अनामिका प्रवीण शर्मा द्वारा लिखित कहानी संग्रह निम्बोली की मुख्य आकर्षक एवं इतनी खास है कि लेखिका ने इस कहानी का शीर्षक ही कहानी संग्रह का टाइटल भी दे दिया। आप सही समझे, आज की कहानी का शीर्षक वही है, निम्बोली। तो चलिए दिल थाम कर बैठिए, आज की गुदगुदाने वाली कहानी का आनंद लीजिए। पूरी जरूर सुनिएगा। चलिए प्रेम से कहते हैं राधे राधे। क्या कह रहे हैं सर? आप उसे देखने जा रहे हैं? उस लड़की को? आपको पता भी है कुछ? जानते भी हैं क्या उसके बारे में? मेरी मानिए सर, उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। वो लड़की नहीं है, वो लड़ाका है। लड़ाका, एक नंबर की नीम की निम्बोली सी, एकदम कड़वी। शहर के आधे से ज्यादा लोग तो उसका नाम भी नहीं जानते होंगे सर। विनी नाम है उसका माथुर साहब। उसका नाम विनी है? थोड़ा जोर देते हुए कहा साहिल ने, जिला कलेक्टर साहिल शरण ने। और ये क्या लगा रखा है आपने? लड़ाका माथुर साहब, जरा तहजीब से बात कीजिए। होने वाली मिसेज साहिल शरण के बारे में बात कर रही हैं आप? अरे सर, क्या कह रहे हैं आप? आपने तो रिश्ता पक्का भी कर लिया, बिना जाने बिना पहचाने। आप तो इस शहर में पहली बार आई हैं और अभी पिछले हफ्ते ही पहली ही पोस्टिंग है ये तो आपकी। फिर कहाँ और कैसे मिले उस लड़ाका लड़की से? ओह, माफ कीजिएगा सर, विनी शर्मा से। हैरत भरी नजरों से देखा माथुर ने। बताऊंगा फुर्सत से। अभी तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से एक गाड़ी स्टेशन भेजिए। मेरे पापा मम्मी आ रहे हैं, उन्हें लेकर आना है। टिकट्स की डिटेल्स मैं आपको मैसेज करता हूँ। मुझे अभी जरा घर संभालना है, कुछ जरूरी सामान लेना है, नहीं तो माँ नाराज होंगी कि कैसे रहता है। मुस्कुराते हुए टेबल से मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया साहिल। पीछे माथुर साहब को हैरान, परेशान और सवालों के समंदर में हिचकोले खाते छोड़कर। साहिल शरण, एक नवयुवक, आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक, भरतपुर राजस्थान का नवनियुक्त जिला कलेक्टर। IAS की परीक्षा में देश में 5वां स्थान आने के बाद भी उसने पोस्टिंग के लिए भरतपुर जैसा छोटा सा जिला मांगा। सबने बहुत पूछा कि ऐसा क्या है वहाँ, इतनी अच्छी जगह है देश में, पर वो क्या कहे, क्यों चाहिए उसे भरतपुर? उसके लिए तो तपता भरतपुर जैसे प्यासे को पानी मिल जाए, थके हारे को छांव और किसी बरसों से तपस्यारत को इष्ट के दर्शन। उसे भी तो वो मिल गई थी न, वो जिसे उसने न जाने कहां कहां ढूंढा। पिछले महीने ही तो मिली उसे वो, जब अपने दोस्त की बहन की शादी में आया था वहां। वो जिसे उसने चलती ट्रेन में देखा था और शायद आज तक हिल भी न सका वहां से। ओ भाई साहब, अपना सामान हटाओ यहाँ से। आप क्या अकेले ही हैं पूरे डिब्बे में?
हम लोग कहाँ रखें अपना बैग? ऐसे फैल गए हैं आप तो। अरे मैडम, इतना क्यों ताव खा रही हो? ये बात तुम आराम से भी तो कह सकती थी। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? साइड में बैठे एक सह यात्री ने बीच में बोल दिया। ओए, तुम कौन? बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया? यहाँ मैं इनसे बात कर रही हूँ, आ जाते हैं सरपंच बनकर। साहिल अपने बाकी के दोस्तों से मिलने उस कोच से होकर जा रहा था। एक ट्रिप पर थे सब लोग कि उसे ये नज़ारा देखने को मिला। एक बार तो वो हैरान रह गया, कैसे झगड़ा कर रही थी वो लड़की। उसने नजर दौड़ाई, पूरे डिब्बे में केवल पुरुष थे और वो अकेली लड़की। ऊपर से हिम्मत देखो, कैसे भिड़ी है उन लोगों से। उसने ध्यान से देखा तो सच में उसके बैग्स के लिए कोई जगह नहीं थी और जो बैठे थे वो भी ढीठ बने, हिले नहीं। अपने सामान के लिए वो खुद ही झुककर जगह बनाने लगी। साहिल ने यात्रियों की नजरें देखी जो उसके झुकने पर मक्खियों सी भिनभिनाने लगी। पुरुष नजरें सी डाइव गोताखोर जैसी होती हैं, जितनी गहराई में चली जाएं कम है। उससे रहा नहीं गया। एक्सक्यूज मी मैम, मैं आए? तुम कौन भाई? और ये एहसान क्यों? मैं अपना हक लेना जानती हूँ और अपने दम पर तुम पुरुषों के भीड़ में रहना भी। हटो तुम, आए बड़े मेरी मदद करेंगे। कहकर अपना बैग एडजस्ट कर टक टक ऊपर की सीट पर जाकर बैठ गई। साहिल हक्का बक्का सा पलकें झपकाता खड़ा रह गया। भाई, और बेइज्जती करानी है क्या? कुछ रह गया क्या? बड़ी बेशरम लड़की है। जाओ यार तुम अपने रास्ते। अरे यार, कैसी लड़ाका भी है। पता नहीं क्या संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। दूसरे यात्री ने सुर मिलाया। ओए, इतना ही बोल, माँ बाप पर ना जाना, वरना बोलना मुझे भी आता है, क्या समझा? और तू अब निकल यहाँ से। साहिल को भी नहीं बख्शा उसने। बस वो एक छोटी सी मुलाकात साहिल को पिछले 2 साल से याद रही। उसे भूल नहीं पाया वो। पता नहीं उसके चेहरे में, उसके अंदाज में क्या कशिश थी कि वो अब हर पल उसकी आंखों में पुतलियों के साथ रहने लगी थी। कई बार पढ़ते पढ़ते उसे ट्रेन वाला मंजर याद आ जाता तो अपने आप में ही हंसने लगता। क्या लड़की थी, एकदम शेरनी सी लड़ाका लड़की। और खिलखिलाकर हंस पड़ता। वैसे उस दिन भी उसने उसे हर स्टेशन पर चेक किया कि कौन से स्टेशन पर उतरी वो, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके साथ बैठे यात्रियों से भी पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि कहाँ उतरी। पिछले महीने जब वो अपने सबसे पक्के दोस्त की बहन की शादी में यहाँ भरतपुर आया तो उसे फिर मिली वो, दोस्त के घर से 4 घर छोड़। इस बार रिक्शे वाले से उलझी हुई थी। सोचकर ही हंसी आ गई साहिल को। बात बस इतनी सी थी, रिक्शे वाला उससे 10 रुपया ज्यादा मांग रहा था क्योंकि उसने 10 मिनट उसे इंतजार करवाया। वो भाग कर गया और हंसते हंसते बोला, तुम यहाँ? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। तुम कौन भाई? जरा रुक कर 1 मिनट, तुमको मैंने कहीं देखा है। याद आया, ट्रेन में। तो भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा तब से? आंखें बड़ी बड़ी कर वो कमर पर हाथ रख उससे लड़ने को तैयार। हाँ, तुम्हारा पीछा तब से, साहिल ने हंसते हुए कहा। और तुम क्या यूं हमेशा झगड़ा ही करती रहती हो सबसे? सुनो लड़के, ज्यादा इतरो मत, तुम्हारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं। भागो, नहीं तो शोर मचाऊंगी। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसों को। तभी घर के अंदर से चिल्लाने की आवाजों के साथ ही बर्तनों के गिरने की आवाजें आई। साहिल कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उसे धक्का मार अंदर भाग गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया उसने।
साहिल ने बड़ी मुश्किल से संभाला खुद को और अचरज भरे दिमाग से वापस आ गया दोस्त के घर। काफी पूछताछ करने पर भी उसे उसके बारे में बस यही पता चला कि वो एक नंबर की लड़ाका लड़की है और उनका परिवार मोहल्ले में किसी से मिलता जुलता भी नहीं। दरवाजा हमेशा बंद रहता है इनका। साहिल वापस चला आया दिल्ली, लेकिन उस लड़की ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो उसके साथ ऐसे जुड़ी जैसे बोगिनविलिया की बेल जिसने उसके अस्तित्व को ही लपेट लिया, जैसे जुड़ता है भक्त और भगवान का रिश्ता। वापस आकर बस अपने परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। आईएएस मेंस की परीक्षा पास कर चुका था, अब बस इंटरव्यू और पोस्टिंग का इंतजार था। सर, खाना तैयार हो गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। घरेलू सहायक की आवाज से साहिल हड़बड़ा गया। अरे आपने अच्छा ही बनाया होगा, चेक क्या करना है? बस माँ लहसुन प्याज नहीं खाती, ये ध्यान रखा ना आपने? कुशन ठीक करते हुए साहिल बोला। ये क्या कर रहे हैं आप सर? लाइए मैं कर देता हूँ। लीला कहाँ गई? वो कर तो रही थी। तो क्या हुआ काका, मुझे आदत है घर के काम करने की, हंसते हुए। माँ ने बहुत करवाया है और उन्हें ना बिखरा हुआ घर कभी पसंद नहीं आया। कान खींच लेंगी मेरे? बाहर से हॉर्न की आवाज से दोनों बाहर भागे। माँ पापा को आते देख साहिल भागकर उनके गले लग गया। सोफे पर बैठते ही माँ ने एक नजर में घर को परख लिया और साहिल की तरफ देख मुस्कुरा दी। घर तो बहुत सही रखता है लालू, अब बस कल का इंतजार है। देखो तो मेरे लालू की पसंद, कब से बेचैन है उसके लिए मेरी आंखें। साहिल मुस्कुरा दिया और माथुर जी का आश्चर्य से मुंह खुल गया। मन ही मन बड़बड़ा उठे, कब से बेचैन है ये? हो क्या रहा है सर, कुछ तो बताइए। अरे माथुर साहब, सब्र करो ना, बताऊंगा आराम से। पहले आप चाय तो लीजिए। कल आपको भी आना है हमारे साथ विनी के घर। क्या उन लोगों को पता है कि आप लोग उस लड़की सॉरी सर विनी को देखने जा रहे हैं? अभी आप बताएंगे घर जाते हुए। आंख मारते हुए साहिल ने एक पूरा बिस्किट माथुर के मुंह में ठूंस दिया। भरे हुए मुंह से बस मैं ही निकला उनके। कलेक्टर साहब का संदेश देकर माथुर विनी के घर से बाहर निकले तो उनके पैर और दिल दोनों भारी थे। अपने घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले साहिल को एक लंबा सा टेक्स्ट मैसेज भेजा व्हाट्सएप पर। नींद कोसों दूर थी उनकी आंखों से और उधर साहिल की भी मैसेज पढ़ने के बाद उसने बस फोन उठाया और माँ के पास जाकर उन्हें दिखा दिया वो मैसेज। माँ कितनी सुलझी हुई है, कहा नहीं कुछ, बस माथे पर एक स्नेह भरा चुंबन जड़ दिया। साहिल ने भी तो उनसे कुछ नहीं छुपाया, ट्रेन के किस्से से लेकर इस मैसेज तक, लड़ाका लड़की का उपनाम भी। अचानक मेन गेट से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज से वे बाहर की तरफ भागे। वॉचमैन किसी लड़की से भिड़ा हुआ था। कौन है वहां, कैसा शोर है? मैं हूं। वॉचमैन को लगभग धकियाते हुए जो लड़की अंदर दाखिल हुई उसे देख साहिल के दिल की धड़कन बढ़ गई। माँ विनी, बस इतना ही मुंह से निकला साहिल के। तुमने रिश्ता भेजा मेरे घर? कहते कहते वो पास आई। रोशनी में उसने साहिल को देख पहचान लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर रिश्ता भेजने की? हो कौन तुम भाई? क्यों बार बार आ जाते हो मेरे सामने? जानते हो मुझे जो रिश्ता भेज दिया? मेरे बारे में जानते क्या हो तुम? चले आए मुंह उठाकर। शादी करना चाहता हूं तुमसे विनी। शादी? मुझसे? अरे मुझे तो लोग एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाते और तुम शादी करोगे मुझसे?
पता नहीं है तुम्हें मैं क्या हूं, कौन हूं, कैसी हूं? लड़ाका हूं मैं, लड़ाका, बहुत बुरी लड़की। और जोर जोर से हंसने लगी, इतना हंसी कि बेहोश हो गई। होश आया तो देखा सिरहाने साहिल की माँ उसका सिर सहला रही हैं और बाकी लोग सामने सोफे पर बेचैन परेशान से बैठे हैं। अब कैसा लग रहा है बेटा, ठीक हो तुम? विनी का हाथ अपने हाथ में लेकर माँ ने इतने प्यार से पूछा कि उसके आंसुओं का बांध ममता भरी बारिश से जैसे टूट गया। वो घुटनों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। साहिल उसके यूं रोने से बेचैन सा हो गया, पर माँ ने इशारे से उसे समझाया। शायद वो विनी को रोने देना चाहती थी। बरसों की जमी बर्फ को अपनी ममता से उन्होंने पिघला ही दिया। उन्होंने साहिल और उसके पापा को बाहर जाने का इशारा किया। पापा ने साहिल का हाथ पकड़ा और बाहर ले गए। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी माँ सब संभाल लेगी। भूल गए काउंसलर रह चुकी है वो? जी। आंखें दरवाजे पर टिक गई साहिल की। विनी बेटा, डरो नहीं, तुम मुझसे अपनी परेशानी बांट सकती हो। मैं तुम्हारी माँ जैसी ही तो हूँ। माँ जैसी? मुंह का स्वाद खराब हो जाता है मेरा। ये माँ, पापा, पिताजी, मम्मी सब बकवास है। माफ कीजिए, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। आप बस अपने बेटे के लिए कोई और लड़की तलाश लीजिए। मैं शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। कहकर पलंग से उतरने लगी कि सुप्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। खाना तो खाकर जाना बेटा, पहली बार साहिल के यानी हमारे घर आई हो। साहिल या ड्राइवर छोड़ आएगा तुम्हें, अंधेरा भी हो गया है। प्लीज इतना मान रख लो मेरा। सुप्रिया की बातों में या उनके चेहरे में कुछ था जो विनी जैसी जिद्दी लड़की के भी पैर थम गए। वापस बैठ गई चुपचाप। लालू, काका को खाना लगाने के लिए बोल दो बेटा, विनी खाना खाकर जाएगी। आपको पता है आंटी, आज बरसों बाद अपना नाम सुन रही हूँ। मैं तो अपना नाम भी भूल गई थी, बस याद रहा लड़ाका लड़की। गला भर आया उन दोनों का। अचानक सुप्रिया ने विनी को खींचकर अपनी छाती से चिपका लिया और कहा, दिल खोल दो बेटा अपना, हिमखंड को पिघल जाने दो, तुम्हें पत्थर बना दिया इसने। क्या कहूँ, कैसे कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ आंटी? जिस बच्चे ने आंख खुलते ही अपने घर में अपने माँ बाप को बस लड़ते देखा हो और अपनी लड़ाई का ठीकरा मुझ पर फोड़ा हो, वो बच्चा क्या सीखेगा? लड़ना ही ना। माँ बाप ही नहीं कहा जाता मुझसे उन्हें। दादी को लड़का चाहिए था, मैं हो गई। मम्मी को मिसकैरेज हो गया, वजह मैं बन गई। पापा को अपनी गलती की वजह से नौकरी से निकाला, पर मैं मनहूस थी, वजह है। दादा दादी तो चले गए, अब मम्मी पापा हैं। दिन रात बस मुझे कोसते हैं। मैं रात में पढ़ती हूँ, दिन में काम पर जाती हूँ, पर लड़ना मेरी नसों में है, इसीलिए ज़्यादा दिन कहीं टिक नहीं पाती। निकाल दी जाती हूँ। स्कूल में, मोहल्ले में बस लड़ाकू लड़की नाम से जानी जाती हूँ। मैं क्या करूँ? नहीं चाहती कि लड़ाई करूँ, पर यह तो मुझे विरासत में मिला है। मेरी माँ मेरे पापा पर बर्तन तक फेंक देती है और पापा वो माँ को कितनी बार सिगरेट से जला चुके हैं। थकते भी नहीं आंटी वो दोनों। गहरी सांस लेकर नीम का बीज डालकर
मिठास की उम्मीद गलत है ना। मैं नीम का बीज हूँ, एकदम बेकार, बेरस। मिठास मिठास कैसे आएगी? मेरी प्रवृत्ति खारी ही तो है, वही रहेगी ना। सुप्रिया से नजरें मिलाते हुए कई सारे प्रश्न छोड़ दिए विनी ने। हाँ, तुम सही कह रही हो बेटा, पर तुम्हें पता है नीम कितना औषधीय होता है, कितनी बीमारियों की दवा है, खून साफ करता है। तुम नीम का बीज जरूर हो, पर बेकार नहीं, बेरस नहीं। साहिल ने तुम में गुण देखा है, औषधीय गुण। जानता नहीं है वो तुम्हें, बस तुम्हें उस दिन ट्रेन में देखा और तुम में अपना भावी जीवन साथी। उसने सुना है तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत, और तुम्हें जो लोग बोलते हैं वो भी, पर कभी उसने माना नहीं। उसका दिल जानता है कि इस लड़ाकू लड़की में एक बेहद कोमल और भावुक दिल है जो हिमखंड बन चुका है। विनी बेटा, साहिल बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बेटा है इसलिए नहीं, एक स्त्री के नज़रिए से और एक काउंसलर के नज़रिए से कह रही हूँ। उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं, इतना तो तुम भी समझती होगी कि एक IAS अधिकारी के लिए लाइन लग जाती है, लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है। पिछले 2 साल से तुम्हें तलाश रहा है। कुछ तो खास है तुम में, है ना? सुप्रिया ने विनी की आंखों में झांकते हुए कहा। दरवाजे पर ठक ठक हुई तो मुस्कुरा दी सुप्रिया। अंदर आ सकते हो लालू? माँ बहुत देर हो गई, इसे घर भी तो जाना होगा ना, परेशान हो रहे होंगे घर में सब। पलंग पर अपनी माँ के करीब बैठते हुए उसने विनी को देखा और कहा, मैं नहीं जानता तुम ऐसी क्यों हो, जानना भी नहीं चाहता, बस इतना जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम माँ को भी पसंद हो और इनकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। अब चलो खाना खा लो, और तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, या ड्राइवर, जिसे तुम पसंद करो। माँ की तरफ देख हल्की सी आंख मार दी साहिल ने। साइड सीट पर बैठी विनी नजरें चुराकर साहिल को निहार रही थी और चाह रही थी कि ये सफर यूं ही चलता रहे, कभी खत्म ना हो। नीम का बीज मिश्री के पानी में घुल चुका था, कड़वाहट मिठास में बदल गई। सुनो लड़ाका लड़की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और गाड़ी में मुस्कुराहट की खुशबू बिखर गई। श्रोताओं, जरूर बताना ये कड़वी सी मीठी सी निम्बोली लड़ाका लड़की आपको कैसी लगी। आपने भी बहुत देखी होगी ऐसी लड़ाका लड़की अपने जीवन के सफर में। क्या आप किसी से इस कहानी को रिलेट करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। शुभ दिन।